हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जो डेटा सेंटर वाला जो सेगमेंट है उसके अंदर में बहुत ही अच्छे अच्छे प्लान सामने लेकर आई है। कंपनी का नाम है अनंत राज। तो इस कंपनी के थोड़ा से हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि किस तरीके से आज के दिन हमें इसके अंदर में थोड़ी बहुत वैल्यू नज़र आती है इसके प्लान्स को देखते हुए, फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए। वैसे ही तो अगर देखा जाए तो आज के दिन कंपनी का स्टॉक काफ़ी ऊपर चल चुका है, जा चुका है, बट स्टिल कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो बहुत लुक्रेटिव हैं। अगर वो प्लान्स कोई अचीव कर पाती है कंपनी फ्यूचर के अंदर में, तो आज की जो वैल्यू नज़र आ रही है वो कुछ भी नहीं है, राइट। इसके मुकाबले और भी कहीं ऊपर जा सकता है, देर आर चांसेस। और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से ये चीज़ जा सकती है या फिर काम कर सकती है। सो यहाँ पे डिटेल्ड मतलब ऐसे एक फ्लो के साथ में चलते हैं आगे। सबसे पहले कंपनी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। कंपनी का जो आज के दिन भाव चल रहा है 723 रुपये के आसपास में चल रहा है पर शेयर के आसपास में। कंपनी की जो साइज़ है वो 25,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है। कंपनी पिछले अगर कुछ सालों की अगर बात करते हैं तो 2022 में 50 रुपये का शेयर था और आज 2024 के अंदर में 700 का शेयर हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो तकरीबन 14 टाइम्स के आसपास में हो चुका है कंपनी का, 14 टाइम्स। अब फ्यूचर के अंदर में इससे भी ज़्यादा क्या दिखाई दे सकता है कि 14 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है 2 साल में, और अब उससे भी ऊपर जाने के लिए क्यों ऐसी उम्मीद नज़र आ रही है उसकी अगर बात करते हैं यहाँ पर। और उससे अगर आपको थोड़ा सा और दुखी करना चाहूँ मैं अगर, तो 2019 में के आसपास में कंपनी का जो स्टॉक था वो 15 रुपये का भी था। तो अगर 15 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो 15 16 30 थी, 45 चौका 60 75, मतलब 50 गुना हो चुका है 2019 के मुकाबले। तो 5 साल में 50 गुना और 2 साल में 14 गुना हो चुका है कंपनी का स्टॉक। अब कंपनी के बारे में और डिटेल्स में बात करते हैं, क्योंकि कंपनी ने जो ये प्लान्स लेकर के आई है, जो आज के दिन कंपनी ने फ्यूचर प्लान्स बताए हैं, ये अभी इसी सीजन में बताए हैं, अभी इसी एनुअल रिपोर्ट में। इससे थोड़े से पहले ही कंपनी ने कुछ अच्छे अच्छे हिंट्स दिए थे, जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक ऑलरेडी थोड़ा बहुत भाग चुका है। बट हम भी थोड़े से लेट हो गए ऑलरेडी 2 महीना एनुअल रिपोर्ट के बाद में। आई एम सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का स्टॉक जो है पिछले 2022 के अंदर में जो रेवेन्यू कर रहा था 462 करोड़ रुपए का कर रहा था, और इस जो मार्च 2024 तक आते आते इस साल जो कंपनी का रेवेन्यू है वो है 1500 करोड़ के आसपास में टच हो रहा है, जो कि 3 गुना ज़्यादा है पिछले 2 साल के मुकाबले। और इसी चीज़ को हम लोग अगर प्रोजेक्ट करते हैं फ्यूचर के अंदर में कि अगर हर 2 साल में 3 गुना रेवेन्यू हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कंपनी का स्टॉक आज से 4 साल बाद में कहाँ हो सकता है। तो यहाँ पर आज अगर 1500 करोड़ इसको अगर मान लेते हैं, 15 30 45, तो यहाँ से आज से 2 साल बाद में 4500 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा होगा। 2 साल आगे जिस तरीके से कंपनी का पास्ट के अंदर में अभी 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से, अब उसके भी अगर 2 साल आगे मतलब आज से 4 साल आगे की अगर बात करते हैं तो कंपनी का स्टॉक उससे भी ज़्यादा कर रहा होगा। कितना कर रहा होगा? लगभग 13,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा होगा, जिस तरीके से यहाँ स्पीड बढ़ रही है। अब बेसिकली अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जितना भी ये जो नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है, राइट, तो ये लगभग नेट प्रॉफिट जो है, ग्रोस प्रॉफिट जो है, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है, ये लगभग 20% आ रहा है। ग्रोस जो रेवेन्यू है उसका 20% से भी ऊपर ही जा रहा है, और नेट प्रॉफिट है वो लगभग 20% के आसपास। तो हम बेसिकली 20% के आसपास का मार्जिन लेके चले थे कि रेवेन्यू जितना जनरेट कर रही है उसके मुकाबले 20% नेट प्रॉफिट कंपनी निकाल ले पा रही है। तो अब 13,000 करोड़ का अगर हम लोग एक डेटा निकालते हैं 4 साल बाद में, 13,000 करोड़, 13,000 करोड़ का 2600 मतलब 2500 करोड़ के आसपास में 2,500 करोड़ रुपए का कंपनी नेट प्रॉफिट निकाल पाएगी आज से 4 साल बाद में, जिस तरीके से आज का प्रोजेक्शन दिख रहा है। अगर 2,500 करोड़ रुपए कंपनी निकाल लेगी आज से 4 साल बाद, तो कंपनी का आज के दिन जो भाव चल रहा है वो 25,000 करोड़ के आसपास में चल रहा है। उसका 2500 करोड़ अगर नेट प्रॉफिट निकाल रही है तो पी रेशियो निकल के आ जाता है 9 से 10 का। 9 से 10 का जो पी रेशियो होता है वो बहुत ही लुक्रेटिव, आज के हिसाब से बहुत लुक्रेटिव है, क्योंकि कंपनी, अब बात करते हैं कि ये लुक्रेटिव क्यों दिख रहा है और फ्यूचर के हिसाब से और लुक्रेटिव क्यों बन रहा है, उसकी अगर चर्चा करते हैं तो 9-10 का पी रेशियो 4 साल बाद में हो जाएगा, जबकि आज के दिन 82 का दिख रहा है, तो बहुत महंगा दिख रहा है। बट प्लान्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर कंपनी के प्लान की बात करें तो कंपनी बोले कि हम डेटा सेंटर्स के अंदर में बनाने वाले हैं। कंपनी के पास में ध्यान रखिए कि बहुत ही बड़ा आईटी पार्क का स्पेस है, ठीक है। आईटी पार्क्स हैं, आईटी पार्क्स क्या होते हैं, जहाँ पे जो टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियाँ होती हैं या फिर दूसरी जो कंपनियाँ होती हैं वो यहाँ से कंपनी से किराए के अंदर में ऑफिसेज लेती हैं, और बाद में कंपनी जो वो कंपनियाँ किराए पे ऑफिसेज लेती हैं वो काम करती हैं उस स्थान के ऊपर। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं कांच वाली, तो वो जो स्पेस है वो कंपनी के पास में है, राइट। उन स्पेसेज जो कि आईटी पार्क में जो स्पेसेज हैं कंपनी के पास में, जो खाली जगह पड़ी है, उसको कंपनी बोले कि हम डेटा सेंटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं।
डेटा सेंटर्स अब आगे आने वाला जो ज़माना है वो पूरा डेटा सेंटर के ऊपर में ही जा रहा है। क्यों जा रहा है? आने वाले टाइम के अंदर में जितना भी काम होने वाला है सारा का सारा ऑनलाइन होने वाला है। जितना भी डेटा पड़ा रहेगा वो ऑनलाइन ही पड़ा रहेगा। आज के दिन अगर हम लोग कागज़ों की बात करते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर ये जो आज जो कागज़ों में काम हो रहा है वो भी आने वाले टाइम में अगेन नेट पे ही काम होगा, मोबाइल पे ही काम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब जो भी चीज़ अगर सब काम ऑनलाइन ही होगा तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि कोई जगह ऐसी हो जहाँ पर हम लोगों को जो जैसे हमारे लैपटॉप में हम कोई भी फ़ोटो वगैरह सेव रखते हैं तो हमें कोई स्पेस चाहिए ना, तो लैपटॉप में एक हार्ड डिस्क होती है। उसी तरीके से हम अगर ऑनलाइन कोई सामान रखते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा हार्ड डिस्क लेके बैठा होगा, राइट। तो जब भी हमें वो क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे सामने जो फोटोज़ हैं वो डेटा सेंटर से ऑटोमेटिक हमारे स्क्रीन के ऊपर में दिखने लग जाती है, तो कहीं ना कहीं सेव हो रहा होगा। तो वो जो सेव जहाँ होता है उसी को हम बोलते हैं डेटा सेंटर्स। तो आज के दिन जिस तरीके से चैट जीपीटी आ गई तो पूरा का पूरा चैट जीपीटी आने के बाद में तो पूरा का पूरा मामला ही बदल गया है कि आने वाला टाइम के अंदर में इंसान जो है इंसानों से कम बात करेगा, सिस्टम से ज़्यादा बात कर रहा होगा। बिकॉज सिस्टम जो है इतना ज़्यादा ह्यूमनॉइड हो जाएगा, ह्यूमन फीलिंग्स उसके अंदर में आने लग जाएंगी। ह्यूमन फीलिंग्स तो नहीं आ पाएंगी ऑफकोर्स ही बात है, बट ह्यूमन तरीके से बात करने लग जाएगा वो अपने जो पुराने एक्सपीरियंसेस को देखते हुए। तो इंसान जो है शिफ्ट हो रहा है मतलब जो फिजिकल वर्ल्ड है उससे आईटी वर्ल्ड की तरफ में। तो इसके लिए बहुत बड़े डेटा सेंटर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। उसी चीज़ को भांप के ये कंपनी जो है डेटा सेंटर्स के अंदर में घुस रही है। अब यहाँ पे कंपनी के पास में अच्छा खासा स्पेस है, बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, अच्छा खासा इसके पास जगह पड़ी हुई है, तो वहाँ पर ये उस टाइप के बड़े बड़े हार्ड डिस्क रख के और उस जगह के अंदर में 307 मेगावाट का डेटा सेंटर क्रिएट करना चाहती है। अब ध्यान रखिएगा कि बेसिकली अगर आज के दिन हमने चैट जीपीटी से पूछा कि आज के दिन 1 मेगावाट का अगर कोई बंदा अगर काम में लेता है तो उसका कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, तो इंडिया के अंदर में वो डेटा निकल के आया 15 करोड़ के आसपास में 1 मेगावाट से रेवेन्यू जनरेट होता है। उसमें खर्चा भी होता है बट रेवेन्यू इतना आ जाता है, बट बाकी कुछ खर्चा फिर निकलता है अलग से। 15 करोड़ रुपए आसपास में 1 मेगावाट से आ जाता है। दूसरा, अगर वही कंपनी जो है अगर क्लाउड सर्विसेज में अगर अपने डेटा सेंटर्स को देती है तो वहाँ पर वो 20-25 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में कहीं पर 1 मेगावाट से कमाती है। और अगर सिर्फ किराए पर दे देती है तो फिर कंपनी 15 करोड़ से 30 करोड़ के बीच में कमाती है। तो यहाँ पे हम लोअर साइड ही ले लेते हैं, तो 15 करोड़ और उधर ले लेते हैं 30 करोड़, तो हम बीच का ले लेते हैं 20 करोड़ रुपया कि कुछ क्लाउड सर्विसेज पे देगी, कुछ किराए पे देगी। तो 300 तो 20 करोड़ रुपए के आसपास हमने लिया, तो 300 मेगावाट अगर एमवी है तो 300 इंटू 20 कितना हुआ, लगभग कितना आ जाए 6000 करोड़, लगभग आ रहा है 6000 करोड़ के आसपास में आ रहा है। तो कंपनी जो है ये तो हमने 20 मेगावाट का लिया है, 20 मेगावाट। अब बेसिकली 6000 करोड़ रुपए तो कंपनी आज के रेट के अनुसार कमा रही होगी सिर्फ डेटा सेंटर से, जो कि डेटा सेंटर कंपनी बोल रही कि हम अगले 3-4 साल के अंदर में कंप्लीट कर लेंगे। एज पर यहाँ पर डेटा जो कंपनी ने दिया हुआ है 2000 टू बी ऑपरेशनल विद इन नेक्स्ट 4.5 ईयर्स, तो 4-5 साल के अंदर में कंप्लीट कर लेगी, जिसमें वो ऑपरेशनल हो जाएंगे 300 मेगावाट्स का। आज का भाव जो चल रहा है वो 6000 करोड़ का चल रहा है। उतने डेटा सेंटर्स को अगर कंपनी काम में लेती है तो फ्यूचर के अंदर में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसका भाव अगेन बढ़ेगा तो 10,000 करोड़ तक जा सकता है। तो अब आज से 10,000 करोड़ तो कंपनी 20% का नेट प्रॉफिट उसका निकाल पा रही है। दैट मीन्स 2000 करोड़ रुपीज तो केवल डेटा सेंटर वाला जो पार्ट है वहां से कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही होगी 2000 करोड़ के आसपास में। यही तो है फ्यूचर का, कि फ्यूचर बहुत लुक्रेटिव नजर आ रहा है, राइट, क्योंकि फ्यूचर लुक्रेटिव नजर आ रहा है आज के हिसाब से देखें जाए तो 2000 करोड़ का अगर आसपास में कर लेगी तो सिर्फ एक जो चीज़ है डेटा सेंटर वाली चीज़, सिर्फ उसी से 2000 करोड़। अब इसके बाद में अगर अलावा बात करते हैं तो कंपनी का सिर्फ यही तो एक बिजनेस है नहीं, और भी बिजनेसेस हैं। और कौन कौन से बिजनेसेस हैं, तो एक बिजनेसेस का हमने चेक लिया कि 4 साल बाद में क्या कर रही होगी, कहाँ से रेवेन्यू आ रहा, तो हमने ये बात की ना कि रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। 13,000 करोड़ में पहुंच तो गए जिस तरीके से बढ़ रहा है, बट रेवेन्यू आएगा कहाँ से वो भी तो हमने बात किया। तो अकेले डेटा सेंटर से 10,000 करोड़ का आ रहा है। अब आईटी पार्क्स की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो ये आईटी पार्क को कंपनी कन्वर्ट कर रही है कुछ हिस्से को। इसके अलावा कंपनी कौन सी कंपनी रेजिडेंशियल ये जो होते हैं फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स होते हैं वो भी बनाने का काम करती है। वहाँ पर कंपनी के पास में लगभग 300 एकड़ ज़मीन आज के दिन पड़ी हुई है कंपनी के पास में। कितनी एकड़ ज़मीन, 300 एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है, जिसके अंदर में कंपनी टाउनशिप्स वगैरह और भी डेटा सेंटर्स खोलने का काम चालू करने वाली है। इसी के साथ में अगर कंपनी के अगर हम लोग बात करें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ कहाँ का है, तो यहाँ पर 121 एकड़ ज़मीन जो रियल एस्टेट टाउनशिप है जो कि यहाँ पर आ रही है, कंपनी द्वारा बनाई जा रही है।
इसी के साथ में अगर हम जिसकी वैल्यू यहाँ पर कंपनी बोले 15,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाला है, ये टाउनशिप के थ्रू कंपनी को आने वाला है अगले 5 साल के अंदर में। दूसरा, इसके अलावा कंपनी यहाँ पर हाउसिंग प्रोजेक्ट और लेके आ रही है 4.5 एकड़ ज़मीन के अंदर में, वो भी अगेन गुड़गांव के अंदर में ही है, जहाँ पे 1 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया कवर होने वाला है। यहाँ पे 2 लग्जरी इंडिपेंडेंट, ये पूरा यहाँ पर डिटेल दी हुई है, आपको इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो कंपनी के अपार्टमेंट जो फ्यूचर के अंदर में आ रहे हैं, जो कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी यहाँ पर अलग से कंपनी ने डिटेल दी हुई है। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर जॉइंट वेंचर के साथ में जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये सारों की यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है। तीसरी चीज़, ये तो हो गई 2 चीज़ें, एक तो होगी कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कर रही है, एक आईटी पार्क्स क्रिएट करी। आईटी पार्क्स की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दी हुई है, आप पॉज करके देख सकते हैं। ये आईटी पार्क्स हैं कंपनी के, और जिनको हम डेटा सेंटर में कंपनी कन्वर्ट कर रही है, और कितने एरिया में कितना डेटा सेंटर्स लगा रही है और कब कब लगा रही है, वो की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। साथ में कंपनी का जो थर्ड बिजनेस है वो है हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस, जिसके अंदर में कंपनी होटल के अंदर में घुस रही है धीरे धीरे। एग्जिस्टिंग हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट जो है होटल बेल्ला मोंडे, जनरेटिंग रेवेन्यू, ऑलरेडी ये होटल जो प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी जनरेट कर रहा है कंपनी के लिए, जिसके अंदर में नया जो न्यू स्ट्रक्चर है कंपनी और बिल्ड कर रही है, वहाँ पर और एक्सपेंड कर रही है अपने होटल बिजनेस को। इसी के साथ में राज सेंटर 2, अनंतराज, अशोक टावर, ये जो कमर्शियल सेंटर्स हैं, कमर्शियल सेंटर्स क्या होते हैं, जिनके अंदर में कंपनी ऑफिसेज बना देती है, जिनको कंपनी फिर किराए के थ्रू पैसा कमाती है। तो 3 बिजनेस हो गए, एक तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज जनरेट करके उनको बेचना, डेटा सेंटर्स बना के फिर उसको किराए पे देना, क्लाउड सर्विसेज के थ्रू कमाना, और तीसरा फिर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, जिसमें कंपनी होटल वगैरह कमर्शियल स्पेस क्रिएट करके किराए पे कमाती है। तो ये किराए वाली जो चीज़ें हैं वो तो लाइफ मतलब जब तक कंपनी रहने वाली है, तब जब तक वो प्रॉपर्टी कंपनी बेच नहीं देती तब तक जनरेट करता ही रहेगा रेवेन्यू। तो आज के दिन जो मेन रेवेन्यू सोर्स मेरे को दिखाई दे रहा है वो डेटा सेंटर्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि ये जो बाकी जो सर्विसेज हैं, जो कि होटल हो गई, ठीक है, इनकी क्या बात करें, क्योंकि ये इनका जो है उतार चढ़ाव चलता रहता है। बट फ्यूचर में ऑफकोर्स ये बात है, कंपनी के पास में एक एसेट जो है वो तो क्रिएट रहने ही वाला है, ऑफकोर्स ये बात है। बट फ्यूचर की कमाई के हिसाब से कंपनी का जो पीई रेशियो निकल के आ रहा है वो बहुत लुक्रेटिव निकल के आ रहा है आज के दिन। अब चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि फ्यूचर का तो बहुत लुक्रेटिव है। नेक्स्ट, आज के हिसाब से कंपनी का अगर पीबी रेशियो अगर हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर, तो वो है 6 to 7 पीबी रेशियो निकल के आ रहा है, 6 to 7 टाइम। जो एसेट वैल्यू आज कंपनी के पास में है, उसके मुकाबले जो कंपनी का स्टॉक प्राइस चल रहा है वो 6 टाइम्स या 7 टाइम्स ऊपर चल रहा है। समझ में आ रहा है, राइट। अब इसी के साथ में अगर हम लोग पी रेशियो की बात करते हैं, तो ये तो बहुत ही भयंकर तरीके से ऊपर में बढ़ रहा है। जैसे जैसे कंपनी की कमाई बढ़ रही है, तो पी रेशियो इतना तेजी से नहीं बढ़, क्योंकि पहले भी पी रेशियो कंपनी का 200 तक गया हुआ है। फिर कंपनी ने कमाई फिर से कमाई स्टार्ट की, तो पी रेशियो वापस सुधरा। अब अगर प्राइस टू बुक वैल्यू हम चेक करते हैं यहाँ पे, तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है कंपनी का पहले, क्योंकि कंपनी का जैसे हमने बात किया था कि 5 साल पहले कंपनी का स्टॉक 20 रुपये के आसपास में ट्रेड करता था, 15-20 रुपये के आसपास में ट्रेड करता था। उसकी वजह से पीबी रेशियो है जो है वो पहले बहुत सस्ता हुआ करता था, और अभी जो है उसके मुकाबले काफ़ी महंगा हो गया है। बट ये एक फ्यूचर के अंदर में महंगा आज तो दिख रहा है, बट जब कंपनी 3,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट फ्यूचर में निकाल रही होगी, तो पीबी रेशियो ऑटोमेटिक नीचे शिफ्ट होता चला जाएगा। क्यों नहीं होता चला जाएगा? बिकॉज कंपनी के रिजर्व्स बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि पीबी रेशियो जो निकलता है वो रिजर्व से निकलता है। रिजर्व्स कैसे निकलता है? मान के चलिए कि आज के दिन जो रिजर्व्स में पैसा पड़ा है 3500 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, अगले साल कंपनी पैसा कमाएगी 1,000 करोड़ रुपए, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो कंपनी का जो रिजर्व है वो बढ़ जाएगा 4,500 करोड़ पहुंच जाएगा। अगले साल फिर 1,500 करोड़ रुपए कमाएगी, 6,000 करोड़ पहुंच गया। तो अब जो पीबी रेशियो मान के चलो कि 2 साल बाद में 6,000 करोड़ कंपनी ने, ये जो पीबी जो रिजर्व्स हैं वो 6,000 करोड़ रुपए पहुंच गए, तो पीबी रेशियो कितना आ जाएगा? 6×4 तो 4 का पीबी रेशियो आ जाएगा, जो कि आज का कितना का है? 6 से 7 का है। तो पीबी रेशियो जैसे जैसे कमाई होती है वैसे वैसे सुधरता है। ये तो कमाई की वजह से सुधरता है। फिर जो कंपनी के पास में एसेट्स जो प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं, उनके अलग से भाव अलग से साइड में बढ़ते रहते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का भाव तो अलग से बढ़ रहा होता है धीरे धीरे, राइट। जमीन का भाव बढ़ता है, जो बिल्डिंग है उसका भाव बढ़ता है, वो एसेट का जो भाव बढ़ता है 6 to 7% के आसपास में, वो एक्स्ट्रा इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगले 2 साल बाद में कंपनी का जो एसेट साइज है, जो रिजर्व एक्चुअल जो साइज है कंपनी का, वो काफ़ी ऊपर पहुँचने की उम्मीद है। 6,000 तो वो उसकी वजह से, और बाकी 7-8 हज़ार के आसपास में बेसिकली अगर देखा जाए तो पहुँच सकता है। देर आर वेरी मच चांसेस। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं इसी के साथ में कंपनी का क्या जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, क्योंकि ये चीज़ अगर हमें दिख रही है तो प्रमोटर लोगों को भी दिख रही होगी। तो उसकी अगर बात करें तो कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं
उनके पास में आज के दिन 60% की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो वो यहाँ पर स्टेक बेच किसको रहे हैं, तो यहाँ पर एफआईआई कंपनी के जो प्रमोटर हैं वहाँ से स्टेक उठा रहे हैं। इस कंपनी का जो शेयर्स हैं एफआईआई जो है प्रमोटर से खरीद रहे हैं, साथ ही साथ प्रमोटर से खरीद रहे हैं, पब्लिक से और खरीद रहे हैं। पब्लिक के पास में अगर देखोगे तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ 20% शेयर होल्डिंग कंपनी की है, बाकी इतनी भी पड़ी है। डीआईएस धड़ल्ले से खरीद रहे हैं, एफआईआई धड़ल्ले से खरीद रहे हैं, और डीआईएस अब जो प्रमोटर्स हैं वो अब रुक गए हैं और बेच नहीं रहे हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट आता है तो कोई भी बड़ा बंदा अगर बड़ा ऑर्डर देता है, अपनी कंपनी का ऑर्डर देता है, तो वो पहले कहता है कि भाई हम तुम्हारी कंपनी में एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सही, बट आपकी कंपनी का हमें कुछ हिस्सा चाहिए। उस वजह से मुझे लग रहा है कि इनकी जो डीलिंग है जिसकी वजह से एफआई जो है अच्छा खासा स्टेक यहाँ पर लेके बैठे हुए हैं। नेक्स्ट डीआईए बढ़ा रहे हैं, एफआई बढ़ा रहे हैं और पब्लिक की कम हो रही है। दिस इज़ ए वेरी गुड साइन फॉर द फ्यूचर कि इनको भी प्लान तो दिख रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट खराब है। यहाँ पर अगर मैं तुमको एक जो वार्निंग दे दूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पर बहुत ख़राब है, बिकॉज कंपनी सब कुछ जनरेट करती जा रही है, इन्वेंट्री जनरेट करती जा रही है, इन्वेंट्री जनरेट करती जा रही है। इन्वेंट्री क्या, इन्वेंट्री के अंदर में कंपनी के अगेन क्या आते हैं, डेटा सेंटर्स आते हैं। कंपनी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कर रही है, जो फ्लैट्स अपार्टमेंट्स जनरेट कर रही है, वो इन्वेंट्री में आते हैं कंपनी के लिए। तो इन्वेंट्री के अंदर में कंपनी बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है, तो जितना भी कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है वो सारा का सारा कंपनी वापस बिजनेस में ही लगा रही है, जिसकी वजह से कंपनी का कैश क्रंच आ रहा है। कैश क्रंच आ रहा है तो कंपनी बार बार यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो कंपनी पैसा उठा रही है, या तो क्यूआईपी के थ्रू आ रही है, क्यूआईपी के थ्रू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल परचेजर्स, जो कि ये जो इंश्योरेंस वाले होते हैं, म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं, हेज फंड्स वाले होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, इनसे पैसा कंपनी उठा रही है और बिजनेस में डाल रही है लोन लेने के बजाय। या तो लोन ले या फिर इनसे पैसा उठाए। तो जो शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की कम हो रही है, यहाँ पे जो प्रमोटर्स एक्चुअली बेच नहीं रहे हैं ये और पैसा उठा रहे हैं, तो नए शेयर्स जारी हो रहे हैं यहाँ पर, राइट। ये भी समझ में आता है कि लोन लेंगे तो ब्याज देना पड़ेगा और लोन नहीं देंगे तो कंपनी में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो ऐसे आएगा नहीं, और पैसा लेना पड़ेगा तो बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना तो पैसा तो लेना पड़ेगा, क्योंकि कैश जो है कैश क्रंच आ रहा है, बिकॉज कंपनी आगे से आगे जितना कमा रही है उतना लगाए ही जा रही है, लगाए ही जा रही है। तो ये काइंड ऑफ यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी भी हम लोगों को दिख सकती है कि कंपनी का कैश क्रंच इतना ज़्यादा आ रहा है, तो फ्यूचर के अंदर में जो फ्यूचर के जो प्लान्स हैं, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है प्लान्स का, वो कोलैप्स हो जाए। देयर आर चांसेस कि डेट रिटर्न इतनी, क्योंकि कंपनी पास्ट के अंदर ऐसी काफ़ी सारी कंपनियां रही हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट जो है, ज़मीनें थी, सब कुछ एसेट्स भी थे, सब कुछ था, बट डेट इतना ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से कंपनी ही डूब गई। बट यहाँ पर कंपनी डेट को कम करती जा रही है जबकि हिस्सेदारी देती जा रही है, तो ये कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि भाई तुम अगर हमारे लिए कुछ मांगते हो हमसे तो काम करो, तुम्हारा कंपनी में इतना हिस्सा। सीधी सी बात है, सब मिलके डूबने का खतरा ही नहीं है, सब मिलके ऊपर बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट, अब क्या मेरा क्या मान्यता यहाँ पर बन रही है, मेरी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इस कंपनी को देखते हुए, फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए बन रही है, आगे के 4-5 साल को देखते हुए। और ये फ्यूचर प्लान्स अगर एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो ये पॉजिटिविटी जो है डेटा सेंटर्स की कंपनी की आगे फ्यूचर में और ज़्यादा डेटा सेंटर्स क्रिएट करने की बनी रहेगी। जो होटल बिजनेस है वहाँ से कंपनी का रेवेन्यू और फ्यूचर में जनरेट होने के चांसेस बने रहेंगे। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज और कंपनी जनरेट करेगी, तो जो रेवेन्यू का जो रिसोर्स है, रेवेन्यू जो जनरेशन है फ्यूचर में और ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी तो कम जो लोग हैं वो उसको और खरीदेंगे। तो पी रेशियो जो आगे फ्यूचर में 4 साल बाद में 9-10 के आसपास में आ रहा है, वो एक्चुअली 9-10 के आसपास में नहीं रहेगा, वो अगेन 40-50 के आसपास में रह सकता है। तो अगर 40-50 के पी रेशियो पे रहेगा तो कंपनी का स्टॉक यहाँ से 4 से 5 गुना होने के चांसेस दिख रहे हैं। अगर ऐसी प्रोबेबिलिटी, ये जो जिस टाइप की अभी जो अच्छी चीज़ें कंपनी में दिख रही हैं ये एग्जीक्यूट भी होती हुई दिखती हैं और फ्यूचर में भी और ज़्यादा ऊपर बढ़ते हुए दिखती हैं, तो फिर कंपनी के अंदर में जो पी रेशियो है वो सुधरता तो रहेगा ही रहेगा और स्टॉक प्राइस और ऊपर जाता हुआ रहेगा। जैसे किस तरीके से एग्जांपल लेते हैं, हमने एग्जांपल अभी लिया कि किस तरीके से 9-10 पे आ सकता है। अब बस सीधी सी बात है कि सबको दिख रहा है कि यार बहुत सस्ता होगा तो सब लोग उसको खरीदने के भागेंगे, सीधी सी बात है। तो जब यहाँ से अगर इसका जब जिस दिन पी रेशियो 9-10 पे आएगा उस तक इसका अगर स्टॉक प्राइस 3,000 रुपये के आसपास में पहुंच जाए तो
राइट। तो 3,000 के आसपास पहुंचेगा और 2500 का अगर कर रही होगी तो 3,000 का स्टॉक प्राइस का मतलब हो गया कि ये जो 24,000 करोड़ की जो वैल्यू है ये पहुंच जाएगी 1,25,000 करोड़ के आसपास में पहुंच जाएगी, राइट। तो उस हिसाब से जो पी रेशियो होगा फिर कितना निकल के आएगा 2500 के हिसाब से 50 का निकल के आएगा। तो उसी तरीके से कंपनी का जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस है, क्योंकि जब उम्मीद अच्छी दिखती है फ्यूचर के अंदर भी तो लोग और खरीदते हैं तो पी रेशियो तो सुधरता ही जाता है, साथ में पी रेशियो वापस एडजस्ट होता हुआ भी चलता जाता है आगे की तरफ है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है बजाज फाइनेंस के रूल के अंदर में, बजाज फाइनेंस के अंदर हमेशा पी रेशियो कभी नीचे आया ही नहीं, वो आगे चलता ही रहा क्योंकि स्टॉक प्राइस ऊपर भागता रहा, कंपनी का इनकम बढ़ता रहा, बट स्टॉक प्राइस भी भागता रहा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि इसके अंदर आपको पॉजिटिविटी नजर आती है तो आप लोग इसमें कुछ पैसा लगा के छोड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कंपनी का स्टॉक पहले के टाइम से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर भाग चुका है, तो अगर नीचे की तरफ में रिट्रेसमेंट के अंदर नीचे आता भी है, रिट्रेसमेंट लेता भी है, अगर नीचे आता भी है तो उस चीज़ को, प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस कंपनी में 50,000 रुपये लगाने वाले हैं या फिर 1 लाख रुपये लगाने वाले हैं तो अभी जो है सिर्फ 50,000, अगर 1 लाख लगाने वाले हैं तो 50,000 लगा के छोड़ दें। अगर नीचे फ्यूचर में आता है आज के प्राइस से तो फिर हम लोग 50,000 और लगा देंगे उस वक्त, ताकि एवरेज प्राइस जो है हमारी बाइंग प्राइस वो नीचे आ जाए और फ्यूचर में एंजॉय करें। अगर आपके पास में इसके अंदर में लगाने के लिए 25,000 है तो 12.5 अभी लगा दें, 12.5 फ्यूचर में लगा देंगे। बट ध्यान रखिए जितना भी आप प्राइस लगा रहे हैं तो एक कंपनी, इस टाइप की कंपनी में आपका जो प्राइस है वो पूरे ओवरऑल वैल्यू का 5% ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो मान के चलिए आपके पास में 10 लाख रुपए हैं तो इस कंपनी में आप 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगा सकते। अगर आपके पास में 20 लाख हैं तो 1 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं लगा सकते। और अगर आपके पास में 1 लाख रुपये लगाने तो 50 अभी लगा दो, 50 बाद। ये है पूरा ओवरऑल देखने का तरीका, राइट। बाकी स्टॉप लॉस लेने की इस टाइप की कंपनियों के अंदर में ज़रूरत होती ही नहीं है। अगर स्टॉप लॉस लोगे तो फिर थोड़ा दिक्कत होने के चांसेस दिखते हैं। बाकी आप लोगों को अगर पॉजिटिविटी दिखती है तो लीजिए, अगर नहीं दिखती है तो फिर आगे और एनालिसिस आने वाले हैं उनके अंदर में दिख जाएगी, उसमें ले लेना, राइट। मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूँ, आपको राय नहीं दे रहा हूँ कि आप खरीदो, एनालिसिस करते हैं, राइट। फाइनली सी यू टुमारो।